हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम पिछले 2-3 क्लासेस में कर चुके हैं। जो बैलेंस कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं आज हम कवर करेंगे, और ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे वो सारे आने वाले जो चैप्टर्स है पार्टनरशिप फर्म के, तो उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट का काम करेंगे और उनका यूज कहीं ना कहीं होता रहेगा। तो प्लीज इनको ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, और समझने के बाद भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें डीएम करते रहिएगा, और हमें डायरेक्ट मैसेज करें, मेल करें, या वीडियो देखते हुए आप हमें मैसेज करें, आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक प्रैक्टिकल करते हैं। कहते ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल्स आर 1,20,000 80,000 respectively. The annual rate of return is 20% per annum. The profit and loss of the firm for last 3 years are as follows: 34,000, 38,000, 30,000 respectively. Calculate value of goodwill at 2 years purchase of super profit. Answer: goodwill is equal to super profit multiplied by number of year of purchase. सुपर प्रॉफिट क्या था आपका इसमें? सुपर प्रॉफिट क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। नोट बनाते हैं। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है, क्या कितने साल का एवरेज लेना है? 3 years का एवरेज। एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years गिवन इन, क्वेश्चन में गिवन है 34,000 प्लस 38,000 प्लस में 30,000 डिवाइड बाय 3, 90, 90, 100, 102 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, 3 4 12, 34,000 क्या आ गया आपका? एक्चुअल प्रॉफिट। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन बिजनेस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल कितनी है? 1,20,000 प्लस में 80,000। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 20%। 20 डिवाइड बाय 100 आ गया आपका 40,000। सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं। यहां पे सुपर प्रॉफिट क्या है हमारा? एक्चुअल प्रॉफिट, डेट इज 34,000। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000। सुपर प्रॉफिट क्या है? माइनस 6,000। नॉर्मल कैपिटल लगाकर
दूसरे बिजनेसमैन जो इनके कॉम्पिटिटर हैं वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 40,000 का, जबकि ये लोग अर्न कर रहे हैं 34,000, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर कम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कोई गुडविल नहीं होगी। क्यों? गुडविल कैन नेवर बी नेगेटिव। गुडविल एक असेट है और असेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आंसर क्या है? देयर इज नेगेटिव सुपर प्रॉफिट, सो बिजनेस हैव कर दो नो गुडविल। कभी भी अगर आपका सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होगा तो बिजनेस की गुडविल नेगेटिव होगी। नेगेटिव मींस नील होगी, गुडविल जीरो होगी। इसलिए गुडविल का जो आपका फॉर्मूला है आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। आप करोगे तो भी -12,000 आएगा। -6,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेयर परचेज 2 -12,000। गुडविल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए इस केस में आपने नोट में हमेशा लिखना है कभी भी गुडविल नेगेटिव आए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्पेशली मेंशन करना एज आंसर there is a negative goodwill and assets can never be negative, so business has no goodwill। business की कोई goodwill नहीं है। एक प्रैक्टिकल और करते हैं। कहता है A and B are partner sharing profit losses in 3:2। they agree to value the goodwill at 2 years purchase of 4 years profit which are as follows। मार्च 2019 में 50,000 का प्रॉफिट है, मार्च 2020 में 1,20,000 का, मार्च 2021 में 1,80,000 का, मार्च 2022 में 70,000 का लॉस है। कह रहे ऑन 1/4/21 a bike costing 50,000 was purchased and debited to traveling expense on which depreciation is to be charged at 20% per annum। the firm also paid insurance premium which had already been charged। ऊपर तक का तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जो एडजस्टमेंट है एक बार उसको देखते हैं, एडजस्टमेंट का नोट बनाते हैं हम लोग। नोट नंबर 1 कह रहे बाइक खरीदी, कब खरीदी? 1/4/21। ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 22। बाइक खरीदी 1/4/21 में और 20/22 को, यानी कि 2022 मार्च 22 में ईयर का एंड हो जाएगा। कह रहे बाइक खरीदी, अकाउंटिंग के रूल्स को गलत करके बाइक खरीदी तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बाइक आपकी असेट है, असेट्स प्लस होना चाहिए था। बाय मिस्टेक एंट्री क्या कर गए? वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये एंट्री कर गए। ट्रेवलिंग एक्सपेंस से आपका क्या हो गया? इसने क्या किया होगा? प्रॉफिट डाउन कर दिया होगा। एक्सपेंसेस नहीं था, बाय मिस्टेक एक्सपेंस में डाल गए। रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, जो हमारे को चाहिए उसको एज इट इज रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसको रिवर्स करते हैं। कैश से कैश कट जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? बाइक अकाउंट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यानी क्या हो जाएगा? इससे असेट्स इंक्रीज होंगी, इससे एक्सपेंस डाउन होंगे, एक्सपेंस डाउन होंगे, इससे क्या होगा? प्रॉफिट अप हो जाएगा। एक्सपेंस डाउन होंगे और प्रॉफिट हमारा अप हो जाएगा। दूसरी एंट्री वो क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 20%। डेप्रिसिएशन ऑन बाइक कब खरीदिए? 1/4 को, यानी कि ईयर के स्टार्ट होते ही खरीद लिए तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा कितने परसेंट पे?
20%। 10,000 डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है। इससे क्या होगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, डाउन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कौन से ईयर का, 2122 का। ये रहा आपका नोट। दूसरी एंट्री वो कहता है फर्म ऑल्सो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज। कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा किया है, उसे ऑलरेडी एक्सपेंसेस में शो कर दिया गया है, ऑलरेडी बीन चार्ज, यानी कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नोट नंबर 2, द इंश्योरेंस प्रीमियम has already been charged to profit and loss account, so it has no effect on profits। इसका प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ईयर क्या क्या दिया वो हमारे पास, 2019, 2020, 2021, 2022 और ये कॉलम हो गया टोटल का। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं यहां पे हमारे पास, 50,000, यहां 1,20,000, यहां 180, यहां 70,000 का लॉस है। एडजस्टमेंट हमने क्या करी, बाइक अकाउंट रिक्लासिफाई। एक्सपेंस जो कर गए थे हम, टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस में हम डाल गए थे इसको, एक्चुअल में वो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस हमारे नहीं थे। इससे क्या किया हमने, प्रॉफिट हमारा अप हुआ 50,000 का। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था, डेप्रिसिएशन ऑन बाइक। यहां आप लिख सकते हो नोट नंबर 1, बाइक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना डेप्शन लगाया बाइक के ऊपर हमने, 20% डेप्शन लगाना है 10,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, प्रॉफिट हमारा डाउन होगा। $50,000 एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। 120 पे एज इट इज कोई चेंज नहीं है। 180 पे एज इट इज कोई चेंज नहीं है। 70, 80 में से 50 गए, यानी कि लॉस कितना हुआ आपका, 30,000 रुपीज का। जो 70,000 का 30,000 का लॉस हुआ, 3,20,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है, 3,20,000, नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3 एंड 4।
80,000। गुडविल के लिए परचेज कितने ईयर्स दिए हुए हैं? 2 ईयर्स। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 80,000 परचेज किया, 2 है, 1,60,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी आप आओ, पहले नोट पे आना, नोट प्रिपेयर करना, जो एडजस्टमेंट दी हो उसका इफेक्ट नोट डाउन करना, किसी ईयर में इफेक्ट आ रहा है उसी ईयर में उसको हमने शो करना है। बाइक खरीदी, एंट्री होनी चाहिए थी बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय मिस्टेक एंट्री करके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाई एंट्री क्या हुई हमारी? बाइक टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। इससे क्या हुआ? एक्सपेंस हमारे डाउन हो गए, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। फिर क्या था, जो बाइक थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट हमारा डाउन होगा। जिस ईयर की एंट्रीज तो उस ईयर में इफेक्ट शो किया, नेट प्रॉफिट निकाला, एवरेज निकाल लिया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से किया, आपका गुडविल आ गया। एक एग्जांपल और करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में 72,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10%, असेट्स दिए 9,70,000 का, आउटसाइड लायबिलिटीज दिए 4 लाख का। आंसर गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था हमारा? गुडविल अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल रिक्वायर्ड के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था। ये कैसे निकालते हैं? कैपिटल रिक्वायर्ड एक्चुअल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 72,000 का, मल्टीप्लाई 100, रेट क्या है? 10। यानी कि आपने जो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है 72,000 का, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 7,20,000 रुपए से कैपिटल लगाकर बैठे हैं जो अर्न कर रहे हैं। आपने कितना लगाया हुआ है? असेट्स कितने हैं? 9,70,000 की। लायबिलिटीज कितनी है? 4 लाख का। डिफरेंस कितना आ गया? 5,70,000।
नॉर्मल बिजनेस में 72,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल लगनी चाहिए थी 7,20,000, लेकिन आपने कितनी लगाई है कैपिटल? 5,70,000। यानी कि आप अपने कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम कैपिटल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका नेम फेम ज्यादा है, आपके जो कस्टमर्स है उनका रिपीटेशन रेशियो ज्यादा है, आपके कस्टमर बेस ज्यादा है, आपकी सर्विसेज स्ट्रांग है, आपके कस्टमर्स बार बार आपके पास आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो 1,50,000 है, दिस विल बी टर्म्ड एज योर गुडविल। कभी भी कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाए तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है आपने एक्चुअल में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। कैपिटल इन्वेस्ट कैसे निकालेंगे? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो आपका गुडविल है, अगर वो नेगेटिव आएगा तो सेम जो सुपर प्रॉफिट में हमने क्वेश्चन किया था उसकी तरह कि असेट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपकी असेट्स है गुडविल, गुडविल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बिजनेस की कोई गुडविल नहीं होगी। इस केस में आपकी जो गुडविल आई है वो 7,20,000 माइनस 5,70,000, 1,50,000 इज गुडविल ऑफ योर बिजनेस। एक प्रैक्टिकल और कर दें। कहता है अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। द कैपिटल ऑफ अमित इज 90,000, कार्तिक इज 90,000। रिजर्व इन बैलेंस शीट्स आर 50,000। Normal rate of return is 12% per annum. Average profit for the firm for the last 4 years are 30,000. Calculate value of goodwill. Answer. Goodwill according to capitalization of average profit is equal to capital as per actual average profit माइनस में actual capital invested in business। थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए नोट से करते हैं। नोट नंबर 1, कैपिटल एज पर एक्चुअल प्रॉफिट। एज पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट। क्वेश्चन में रेट क्या दिया हुआ है? 12% का। प्रॉफिट क्या है? 30,000। एवरेज प्रॉफिट 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 12। 2,50,000। ये आगे कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर प्रॉफिट्स 2,50,000 माइनस में एक्चुअल कैपिटल। नोट नंबर 2, एक्चुअल कैपिटल इन बिजनेस। कैपिटल ऑफ अमित
प्लस कैपिटल ऑफ कार्तिक प्लस में क्वेश्चन में रिजर्व्स भी दिए हुए हैं। रिजर्व्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास? 50,000 के रिजर्व्स। 90,000 प्लस 90,000 प्लस में 50,000। कैपिटल कितनी आ गई? 2,30,000। ये आ गया आपका नोट नंबर 1 से, और ये आ गया आपका नोट नंबर 2 से। डिफरेंस क्या है? 20,000। और ये क्या है आपकी? गुडविल। कहता है जो एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया 30,000, उसको कमाने के लिए हमारे कंपटीटर ने लगाया वो 2,50,000 रुपीज, और जबकि हमने कितने लगाए हैं? 2,30,000। यानी कि 20,000 रुपए कैपिटल हम कम लगा के प्रॉफिट कंपटीटर के जितना अर्न कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए की हमारी क्या हो गई? गुडविल। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से आपने गुडविल निकालनी है। आप ये देखिए, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, रिजर्व दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर आप देखें, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए होते हैं। सुपर प्रॉफिट से निकालनी है तब भी नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए होते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है? नहीं गिवन है। तो इसलिए तीसरा मेथड कौन सा बचता है हमारे पास? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कैपिटलाइजेशन मेथड से। ये आपका नोट रहा, ये सॉल्यूशन रहा। जितनी कैपिटल आपके कंप्यूटर लगाकर आपके जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपने उससे कम कैपिटल लगा के प्रॉफिट उतना अर्न किया, इसलिए आपका जो डिफरेंस है 20,000 रुपीज का, वो आपका गुडविल का पोर्शन है। अभी तक हमने चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया। हमने गुडविल पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक इसमें पढ़ा कि पार्टनरशिप जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसके क्या रीजन रहे। उसमें एक रीजन रहा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि जो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हम उसको चेंज करके नए रेशियो के अकॉर्डिंग आगे से बुक्स मेंटेन करेंगे। जो पहला रेशियो है उसका जो इफेक्ट होगा बुक्स में हम शो करेंगे। अब वो कह रहे हैं आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया है, कह रहे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है बुक्स में जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कब हो सकता है? नंबर 1, जब म्यूचुअली एग्रीड हो पार्टनर्स कि हाँ यार तेरा समय ज्यादा लग रहा है, फर्म को टाइम तेरा ज्यादा लग रहा है, तूने कैपिटल भी ज्यादा लगाई है, तेरा हक बनता है तेरा प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअली एग्रीड हो जाए। नंबर 2, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाए, फर्म को पैसों की जरूरत थी, पुराने पार्टनर्स के पास पैसा नहीं था जो फर्म में लगा पाए, उन्होंने सोचा किसी एक नए बंदे को फर्म में एडमिट करते हैं जिससे फर्म के पास पैसा भी आएगा, फर्म के पास एक एक्स्ट्रा माइंड भी आएगा जो फर्म को ग्रो करने के लिए जरूरी होगा, जरूरी काम आएगा। तो पार्टनर को एडमिट कर लिया। जब पार्टनर को एडमिट किया तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ। अगर फर्म का कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है, रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब भी जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है। कह रहे अब जो चेंज आ गया है उस चेंज को आने की वजह से जो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है उसका बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में उसका इफेक्ट क्या आएगा, आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, वो सारा ट्रीटमेंट हमने यहां पढ़ना है। जब भी कभी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी किसी पार्टनर के आने से, किसी पार्टनर के जाने से, चाहे वो डेथ से जाए या वैसे रिटायरमेंट लेकर चला जाए, तो
रेशो जब भी चेंज होगा, कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो गेन करेंगे, जिनका रेशो पहले से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पहले कम प्रॉफिट मिल रहा था, अब उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। और कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं या होंगे जो पहले से कम प्रॉफिट रिसीव करेंगे। एक पार्टनर ऐसा हुआ जिसने रिसीव ज्यादा किया पहले से, दूसरा पार्टनर ऐसा हुआ जिसको रिसीव पहले से कम हुआ, यानी कि एक ने गेन किया और एक ने सेक्रीफाइस किया। ये रेशो हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं और गेन रेशो कैसे निकालते हैं। आपका जो ओल्ड रेशो था और जो न्यू रेशो है, उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो क्या पोजीशन होती है, अगर वो नेगेटिव होता है तब क्या पोजीशन होती है। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो आप गेन कर रहे हैं, अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर गेन है, अगर नेगेटिव आएगा तो आप रिवर्स उसका सेम टू सेम। अब कहता है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन किया उसका बुक्स में ट्रीटमेंट कैसे होगा। जब भी बुक्स में गुडविल होगी वो किनकी होगी, ऑल पार्टनर्स। जो भी बुक्स में गुडविल होगी वो सब के सब पार्टनर से रिलेटेड होगी। चेंज इन रेशो किया तो जो गुडविल का इफेक्ट आएगा वो भी किसके ऊपर आएगा, ऑल पार्टनर्स पे आएगा। ऑल पार्टनर्स में से क्या क्या होंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी होगा और गेनिंग पार्टनर भी होगा। बुक्स में जो भी गुडविल है वो हर एक पार्टनर से रिलेटेड होगी, क्योंकि वो असर जब क्रिएट की गई थी, जो पार्टनर्स ने मिलके जो काम किया उसकी वजह से क्रिएट हुई, तो उस पर हर पार्टनर का हक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो वो भी ऑल पार्टनर्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा। हो सकता है एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे, दूसरा गेन करे, और हो सकता है कि कोई कांस्टेंट रहे। प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज होने की वजह से एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, एक गेन कर सकता है, हो सकता है एक सेक्रीफाइस ना करे ना ही गेन करे, वो कांस्टेंट रहे। अब जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। जो पार्टनर गेन करेगा ही विल पे फॉर द गुडविल। जो सेक्रीफाइस करेगा ही विल रिसीव फॉर द गुडविल। और ये किसको पे करेगा, ही विल पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये रिसीव किससे करेगा, फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। ही विल पे फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। रिसीव किसने किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने। जो पार्टनर रिसीव करेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, और उससे क्या होगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल होगी, क्रेडिट होगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
पे कौन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर। जब वो पे करेगा तो कैपिटल उसकी कम होगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रिसीव करेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए वो क्रेडिट होगा। गेनिंग पार्टनर पे करेगा तो कैपिटल कम होगी तो वो डेबिट होगा। शेयर ऑफ हिज गुडविल अप टू गेनिंग रेशियो। जितना ये गुडविल को रिसीव करेगा, जितना शेयर गुडविल का रिसीव करेगा, उतने गुडविल के शेयर के लिए जो अमाउंट बनेगा ये पे करेगा, उतना पे करेगा तो इसका जो कैपिटल अकाउंट है उतने से डेबिट होगा। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कैपिटल के लिए रिसीव करेगा अमाउंट, किससे? गेनिंग पार्टनर से, फॉर शेयर ऑफ गुडविल ही हैज सरेंडर्ड फॉर गेनिंग पार्टनर, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी कि नेट शेल में एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग द amount of goodwill up to the share of gaining partner transfer to capital account of sacrificing partner। जो गेनिंग वाला जो पार्टनर है उसका गुडविल का जो शेयर होगा, जो अमाउंट आएगा वो पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री आपकी बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि बुक्स में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। इट वाज डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2025 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। कोई पार्टनर नया नहीं आया, कोई पार्टनर पुराना नहीं गया, पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि उनका जो रेशियो है 5:4:1 से चेंज होकर 9:6:5 होगा। और इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 2 साल का परचेज का पीरियड माना है और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज माना उन्होंने, और 3 साल का प्रॉफिट दिया 48,000, 42,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। पास एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आंसर, पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of purchase। एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए क्वेश्चन में हमारे पास 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, 3 years के हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 50, 90, 150। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका
50,000. नंबर ऑफ एयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, कितने दिए हुए हमारे पास? नंबर ऑफ एयर परचेज 2. गुडविल क्या होगी? 1 लाख. गुडविल आ गई आपकी 1 लाख. पॉइंट नंबर 1 ये. पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है, रेशियो चेंज होने की वजह से 3 इफेक्ट हो सकते हैं. कोई पार्टनर गेन कर सकता है, कोई सेक्रीफाइस कर सकता है और कोई कांस्टेंट रह सकता है. अब चेक करेंगे कि कोई किसी के ऊपर इफेक्ट आया है या नहीं आया. चेंज इन रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए, बी और सी. ए का रेशियो क्या है? 5/10. बी का 4/10. सी का 1/10. न्यू रेशियो क्या है? 9/20. 6/20. 5/20. 1/20. पॉजिटिव आया है. पॉजिटिव मीन्स सेक्रीफाइस. 2/20. -3/20. माइनस आया तो ये क्या हो गया? गेनिंग. अभी जब टॉपिक का स्टार्टिंग किया तो हमने क्या कहा था? एंट्री क्या बनेगी? जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वो पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. गेन किसने किया? सी ने. यानी कि सी का कैपिटल अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा. सेक्रीफाइस किसने किया? ए और बी ने. क्रेडिट किसका अकाउंट होगा? ए का और बी का. अब देखना यह है कि अमाउंट कितना कितना आएगा. इसने रिसीव कितना किया? 3/20. इसने सेक्रीफाइस 1/20. इसने सेक्रीफाइस 2/20. तीसरा पॉइंट बना लेते हैं. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ sacrificing and gaining पार्टनर. अकाउंटिंग का रूल है डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे. यानी कि इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया होगा उसका टोटल जो इसको रिसीव हो गया उसके बराबर होगा. गुडविल का वैल्यूएशन कितना आया है? 1 लाख. ए, बी, सी. 1 लाख का कितना? 1/20. 1 लाख 2/20. 3/20. इसने सेक्रीफाइस किया 5,000 रुपए, इसने सेक्रीफाइस किया 10,000 रुपए. 5 और 10 15. इसने रिसीव कितना किया? 15,000 रुपए. एंट्रीज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल
इन बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी की फर्म की बुक्स में एंट्री क्या होगी गुडविल की? सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने। और बी ने। गेन किसने किया? सी ने। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ऑफ गेनिंग पार्टनर received by sacrificing partners। सिंपल सा क्वेश्चन, पहले गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे, चेंज इन रेशियो निकालेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो रिसीव करेगा, जो गेन करेगा वो पे करेगा। जब पे करेगा उसका कैपिटल कम होगा, जो रिसीव करेगा उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगा तो डेबिट होगा। ये आपका सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना इसको। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने से, किसी नए पार्टनर के आने से, किसी ओल्ड पार्टनर के जाने से, या म्यूचुअली एग्रीड होने से प्रॉफिट रेशियो में अगर जो चेंज आता है उसकी वजह से गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो गुडविल आई थी बुक्स में उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमने ये देखा कि इस केस में जो आपका पार्टनर गेन करेगा, वो जितना अमाउंट गेन करेगा वो गुडविल के शेयर के बराबर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगा। अब नया टॉपिक है, कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रेजेंटेड इन बुक्स ऑन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। कह रहे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, या कोई नया पार्टनर आया उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया, या कोई पार्टनर गया उसकी वजह से डिसाइड किया कि अब रेशियो चेंज किया जाएगा। रेशियो चेंज होने से पहले बुक्स में अगर कोई रिजर्व्स थे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, जर्नल रिजर्व थे, या किसी और तरह का रिजर्व, चाहे वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व था, बिल्डिंग फंड रिजर्व था, यानी कि स्पेशल रिजर्व था, चाहे वो जर्नल रिजर्व था, उस पर जो हक होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ही उसको अर्न किया है, ओल्ड पार्टनर्स ने ही उसको कमाया है, ओल्ड पार्टनर्स ने ही उसको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। और हक भी हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में ही होगा। कह रहे अगर कोई पार्टनर आए, पार्टनर जाए, उसकी वजह से पार्टनर्स के रेशियो में अगर कोई चेंज आता है, कोई सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन करता है, तो उसका रिजर्व्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो जो रिजर्व्स होंगे वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही रहेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे। यानी कि सिंपल सा अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो लॉजिक ये है कि जिस पार्टनर ने जिस रेशियो में रिजर्व को इकट्ठा किया था, कमाया था, उसी रेशियो में वो उसको रिसीव करने का हकदार है। अगर कोई पार्टनर आए, कोई पार्टनर जाए, तो कहते हैं अगर बुक्स में रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है तो जितने भी रिजर्व स्टैंडिंग होंगे बुक्स में, चाहे वो स्पेशल रिजर्व हो, चाहे वो जर्नल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो,
वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि वो कैपिटल अकाउंट में बांट दिए जाएंगे। अब पहली बात करते हैं, वो रिजर्व कहता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जर्नल रिजर्व है, या रिजर्व एंड सरप्लस है। शुड बी डिवाइडेड अमंग old partners in their old ratio। कर डिवाइड कर दिए जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, ये लायबिलिटीज है हमारी, जब लायबिलिटीज को खत्म करोगे तो वो डेबिट होंगी, और जो पार्टनर रिसीव करेगा उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, यानी कि एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपकी बुक्स में पार्टनरशिप रेशियो चेंज होने से पहले जो भी रिजर्व्स थे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखा हुआ था आपने, चाहे जनरल रिजर्व में था, चाहे रिजर्व सरप्लस हेड में था, वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है हमारे पास, वो हमारा लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, जब उसको हम खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, और रिसीव कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। दूसरा कहता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कह रहे बुक्स में प्रॉफिट नहीं था, ये आपका क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस लॉस। कह रहे बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, मतलब बुक्स में लॉस था जो असेट साइड में इकट्ठा कर रखा था, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सेम जैसे आपने प्रॉफिट डिवाइड किया ऐसे लॉस भी डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट पार्टनर से रिसीव किया था, कैपिटल बढ़ी थी, लॉस पार्टनर्स पे करेंगे, कैपिटल कम होगी। शुड बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है अकाउंट क्रेडिट। तीसरा आपके पास आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम से पता लग रहा है वर्कमैन कंपनसेशन, किसी एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट बुक्स में तीन तरह से हो सकता है। सिनेरियो देखते हैं हम कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बुक्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इफ नो
लायबिलिटी, बुक्स में रिजर्व बनाया हुआ था और कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं हुई। लायबिलिटी अमाउंट लेस देन रिजर्व। तीसरी कंडीशन बन सकती है लायबिलिटी अमाउंट मोर देन रिजर्व। कह रहे बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, जब पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया उस समय तक इसके लिए कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं हुई। तो इस केस में भी इसका सेम ट्रीटमेंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। यानी कि एंट्री क्या होगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। टॉपिक स्टार्ट किया तभी बताया कि जब जब रेशियो में चेंज होगा, रेशियो में चेंज होने से पहले बुक्स में जो भी असेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, रिजर्व्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, उन पे जो हक होता है पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में ही होता है। इसलिए जितने भी रिजर्व्स हैं सारे के सारे पार्टनर्स में डिवाइड होंगे ओल्ड रेशियो में। अगर वो आपकी इनकम से रिलेटेड रिजर्व्स हैं तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा, अगर वो एक्सपेंस से रिलेटेड तो पार्टनर्स का अकाउंट कम होगा। इस केस में वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व कह रहा है कि कोई लायबिलिटी नहीं थी बुक्स में, तो जो भी रिजर्व्स था आपने वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। दूसरी कंडीशन कह रहा है इफ लायबिलिटी अमाउंट लेस देन रिजर्व। कह रहे आपने रिजर्व बुक्स में 10,000 रुपए के रखे हुए हैं, लेकिन जिस दिन रेशियो चेंज हुआ उस दिन लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की आई, तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी, डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड एक्चुअल लायबिलिटी will be divided between old partners old ratio। कह रहे कि ये वाली एंट्री तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंस जो है आपका उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी बुक्स में रिजर्व 10,000 रुपए के थे लेकिन लायबिलिटी सिर्फ 5,000 रुपए की रही, तो 5,000 रुपए जो आपके रिजर्व बचे हैं वो डिवाइड होंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। आपने रिजर्व तो खत्म करने हैं 10,000 रुपए के, लेकिन लायबिलिटी पे इफेक्ट अभी आया 5,000 रुपए का। जो 5,000 रुपए का और डिफरेंस बचा उसके लिए क्या एंट्री होगी, एंट्री नंबर 2।
actual liability amount will be transferred to provision for workman compensation account। ये लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। लायबिलिटी का इफेक्ट आपका किसके ऊपर आएगा? पार्टनर्स के ऊपर ही आएगा। इसकी एंट्री लिख देते हैं हम। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्रेडिट। यानी कि अगर लायबिलिटी नहीं है तो जो भी रिजर्व थे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर लायबिलिटी है और लायबिलिटी रिजर्व से कम है तो जो लायबिलिटी का अमाउंट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज में, और जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तीसरा कहता है इफ लायबिलिटी अमाउंट इज मोर देन रिजर्व। कह रहे बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 10,000 रुपए रखे हुए थे। जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ उस दौरान देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 12,000 रुपीज आ रही है, यानी कि रिजर्व से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जो अमाउंट पार्टनर्स को रिसीव होना था अब रिसीव तो नहीं होगा, बल्कि उन्हें 2,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे लायबिलिटी के लिए। तो इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो जो भी रिजर्व्स होंगे उतने के लिए और एक हमारी एंट्री हो जाएगी, उतने के लिए प्रोविजन और क्रिएट कर दिया जाएगा। यानी कि बुक्स में एक एंट्री और होगी, उतने अमाउंट के लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। जब लायबिलिटी का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है तो उस केस में एंट्री आपकी बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा खत्म हो जाएगा, प्रोविजन बनेगा। प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा होगा, जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी अकाउंट में। अगर किसी केस में ऐसी पोजीशन आपके सामने आ जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ और लायबिलिटी नहीं है, तो सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। अगर लायबिलिटी का अमाउंट रिजर्व से कम है तो जितने की लायबिलिटी तो उतने का रिजर्व प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा रिजर्व वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। और अगर लायबिलिटी का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है तो रिजर्व पूरा खत्म हो जाएगा, प्रोविजन पूरे के लिए बन जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वो आपका रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेगा। अगला टॉपिक हमारे इसी में है, नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है इसको एक बार इरेज करते हैं फिर इसका ट्रीटमेंट समझाते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके लिए भी कंडीशंस है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट की कंडीशंस है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है तब क्या कंडीशन है, तो बुक्स में क्या एंट्री होगी। पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक असेट है। इन्वेस्टमेंट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन मार्केट। बुक्स में से पैसा निकाल कर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने, लाइक कोई एफडी करा रखी है, शेयर मार्केट में शेयर इन्वेस्ट कर रखा है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट है। कह रहे उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में मार्केट में अगर ऐसी कंडीशन है कि फेरबदल होता रहता है
उस फेरबदल को निपटने के लिए पार्टनर्स ने अगर कोई रिजर्व बना रखा है उस इन्वेस्टमेंट को लिंक करते हुए, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज अगर होता रहता है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी स्टेबल भी हो रही है, तो उसके इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए बुक्स में एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट करने के लिए पार्टनर्स ने अगर कोई रिजर्व बना रखा है तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर पार्टनर्स के रेशियो में चेंज हुआ है किसी भी रीजन से, तो बुक्स में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कहते हैं when book value and market value of investment is same। कह रहे पार्टनर्स ने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 लाख रुपए का, जिस दिन पार्टनर का रेशियो चेंज हुआ उस दिन भी उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 लाख रुपए ही है, लेकिन पार्टनर ने उस वैल्यू में फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट एक छोटा सा रिजर्व बना रखा था 1 लाख रुपए का, वो भी बुक्स में स्टैंडिंग है। कह रहे जो रिजर्व है वो भी स्टैंडिंग है लेकिन इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और जो बुक में वैल्यू है वो भी सेम आ रहा है। तो इस केस में एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजर्व will be transferred to old partners capital account in old ratio। रिजर्व है, लायबिलिटी जनरेट कर रखी है, खत्म करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके अगेंस्ट रिजर्व भी बना रखा है। जिस दिन रेशियो चेंज हुआ, पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट का वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का दोनों सेम थे, तो इस कंडीशन में रिजर्व्स उनके लिए प्रॉफिट हो गए। प्रॉफिट होने की वजह से उनको ट्रांसफर कर दिया गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगली कंडीशन कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। सेम पोजीशन जो अभी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपने पढ़ी थी, एज इट इज पोजीशन। फॉल इन इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कह रहे इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपए का। जिस दिन रेशियो चेंज हुआ, पता लगा कि मार्केट की जो वैल्यू आ रही है वो 9,80,000 रुपए आ रही है। यानी कि पार्टनर्स ने ये सोचा था कि वैल्यू 1 लाख रुपए तक डाउन जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू डाउन गई कितनी? 20,000 रुपए से। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई? 20,000 रुपए की, लेकिन रिजर्व कितने से कम हुआ आपका? पूरा 1 लाख रुपए से। उसकी बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे? डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
जितना लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में, उतना इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्योंकि कम हो गई। जितने का रिजर्व बनाया हुआ था वो सारा रिजर्व हमने खत्म कर दिया। जितना लॉस हुआ वो इन्वेस्टमेंट में चला गया, जो बैलेंस था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर चाहें तो इसकी दो एंट्रीज भी हम कर सकते हैं। हमने सिंगल एंट्री करके दिखाई है आपको, इसकी डबल एंट्री भी करके दिखाते हैं। डबल एंट्री कैसे होगी, इसको एक बार हटाते हैं। पहली एंट्री, जो इन्वेस्टमेंट हमारी रिड्यूस हुई है वो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जो बैलेंस रिजर्व बचेगा वो ट्रांसफर कहां हो जाएगा, पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर नेट शेल में देखें, हमने पहले सिंगल एंट्री करी थी। एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला कहता है फॉल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कह रहे जितने का रिजर्व बनाया था उतने का ही फॉल आया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू थी उतने से रिजर्व से ही रिड्यूस हुई है जितने का रिजर्व बनाया था। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। यानी कि बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी वो खत्म हो गई, जितने का रिजर्व बनाया था उतने का ही आपका लॉस हुआ आपको। अगला पॉइंट कहता है फॉल इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितने का रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा का रिडक्शन हुआ है। जितने का रिजर्व बनाया था वो तो रिड्यूस हो ही गया, खत्म हो गया। उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। तीसरा क्या हुआ इसमें, कह रहे पार्टनर्स ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया। लेकिन जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ तब चेक किया कि रिजर्व जो था वो 1,20,000 रुपए का होना चाहिए था, यानी कि लॉस 1,20,000
20,000 रुपए का हुआ। अब 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा रिजर्व बनाना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा रिजर्व बनाना पड़ेगा तो क्या हो गया फर्म के लिए? फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो गया, रिजर्व कम पड़ गए और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजर्व। एंट्री क्या बनी आपकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पूरे अमाउंट चला गया, जितने का रिजर्व कम था उतने का रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजर्व आ गया, नया रिजर्व बन गया उतने से, और इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिट हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ये जो नया रिजर्व बना, ओल्ड पार्टनर्स की लायबिलिटी बनी, तो पे भी कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तीन कंडीशंस आपके सामने आई। अगर फॉल जो है इन्वेस्टमेंट का, फॉल इज लेस देन है इन्वेस्टमेंट रिजर्व से, तब क्या कंडीशन है? बराबर है तब, और अगर ज्यादा है तब। अगला पॉइंट कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। कह रहा जो मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। यानी कि इस केस में जो रिजर्व बनाया हुआ था उसका तो कोई यूज रहा ही नहीं, और जो रिजर्व बनाया तो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर, सीधा सीधा लिखते हैं इसको, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बुक्स में वैल्यू बढ़ाएंगे। अगर असेट है बड़ी है तो डेबिट हो जाएगी, किससे हो जाएगा? रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा आता है तो मतलब रिजर्व जो बनाए हुए थे बचे रहे आपके पास, अगर बचे रहे तो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट रहेगा आपका बुक्स में जब आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आज हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। जब कोई पार्टनर
रिटायर होगा या नया पार्टनर आएगा या कैसे भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, उस दौरान बुक्स में जो भी रिजर्व्स हैं या गुडविल है उसका बुक्स में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सब कुछ आज हमने पढ़ा है। ये जो भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स है पार्टनरशिप फॉर्म के, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, ये एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आज आपको जो भी पढ़ाया गया आप प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें आप डीएम भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।